फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में और मैं हूं सबा परवीन। आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और ये हमारे प्रैक्टिस सेट 37 है। इससे पहले हम 36 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और हमारी सीरीज़ का नाम है वॉरियर सीरीज़। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। हाइप करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, डैश के तहत 1813 से 23 तक गवर्नर जनरल सर्वोपरिता की एक नई नीति शुरू की गई थी। अब कंपनी दावा करती थी कि उसकी सत्ता सर्वोपरि या सर्वोच्च है, इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों से अधिक थी। लॉर्ड एम हस्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस, हेस्टिंग या ऑकलैंड। तो किसके तहत? तो ये था लॉर्ड हेस्टिंग के तहत। राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड हेस्टिंग के तहत सर्वोपरिता की एक नई नीति शुरू की गई थी। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ओके, लॉर्ड हेस्टिंग इसके कार्यकाल में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया था लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग इसके कार्यकाल में प्रथम मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, प्रथम मराठा युद्ध हुआ था। और ये युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1775 से 82 में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, प्रथम मराठा युद्ध। और इस युद्ध के बाद 1782 में, ठीक है, 1782 में सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए। और ये हस्ताक्षर किसने किए थे? तो इस पर हस्ताक्षर किए थे वॉरेन हेस्टिंग एंड महादाजी शिंदे ने। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग और महादाजी शिंदे ने इस पर हस्ताक्षर किए थे सालवाई की संधि पर 1782 में। ठीक है, फिर इसी के कार्यकाल में दूसरा आंगल मैसूर युद्ध हुआ। ठीक है, दूसरा आंगल मैसूर युद्ध हुआ। और ये युद्ध हुआ कब था? तो ये हुआ था 1780 से 84 में ये युद्ध हुआ। और इसके बाद मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर, ठीक है, मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ओके, फिर अब हम, ये बात हो गई लॉर्ड हेस्टिंग की। ठीक है, फिर अब हम बात करें लॉर्ड एमहस्ट। ठीक है, तो लॉर्ड एमहस्ट ये बंगाल का गवर्नर जनरल था और इसके काल में प्रथम आंगल बर्मी युद्ध हुआ था। ठीक है, प्रथम आंगल बर्मी युद्ध हुआ था। ठीक है, ये युद्ध हुआ था 1824 से 26 में युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके अलावा इसके कार्यकाल 1824 में बैरकपुर विद्रोह हुआ था। ठीक है, बैरकपुर विद्रोह हुआ था। ठीक है, फिर बात करें हम कॉर्नवालिस की। तो कॉर्नवालिस यह बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, कॉर्नवालिस इसे भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। और इसी ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त लागू किया था कॉर्नवालिस ने। ठीक है, कॉर्नवालिस इसके कार्यकाल में तीसरा आंगल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, तीसरा आंगल मैसूर युद्ध हुआ था, जो कि हुआ था 1790 से 92 में हुआ था। और इसके बाद 1792 में श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, और इस पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो ये किए थे टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस ने, ठीक है, इस पर हस्ताक्षर किए थे। ओके, ठीक है,
फिर बात करें ऑकलैंड, तो ऑकलैंड यह भी बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, ठीक है। इसके कार्यकाल में क्या हुआ था, तो इसके कार्यकाल में प्रथम अफगान युद्ध हुए थे। ठीक है, प्रथम अफगान युद्ध हुआ था, जो कि हुआ था 1838 से 42 में ये युद्ध हुआ था, प्रथम अफगान युद्ध ऑकलैंड के कार्यकाल में। ठीक है, और इसी के कार्यकाल में 1838 में ब्रिटिश शाह सुजा और रणजीत सिंह, ठीक है, इनके बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, ओके। 1838 में ब्रिटिश शाहसुजा और रणजीत सिंह के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे ऑकलैंड के कार्यकाल में। ठीक है, तो ये थी सारी डिटेल, तो आप इसे नोट कीजिएगा, जो भी यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, और नोट जरूर बनाइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब डैश के संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया था। आशफुद्दौला, सिराजुद्दौला, शहादत खान, बुरहानुल मुल्क, बाजिद अली शाह। तो 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब के संरक्षण कथक का स्वर्ण युग देखा गया था, तो ये देखा था बाजिद अली। राइट आंसर ऑप्शन डी, बाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया था। ठीक है, और फिर सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला इसने प्लासी का युद्ध किया था। ठीक है, प्लासी का युद्ध किया था 1757 में। ठीक है, सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिशर्स के बीच ये युद्ध हुआ था। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है, डल, पुलिकट, लोकटक या सांबर। तो कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, तो यह है पुलिकट झील। राइट आंसर ऑप्शन बी, पुलिकट झील। ठीक है, पुलिकट झील के बारे में बात करें तो पुलिकट झील यह है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है पुलिकट झील। फिर उसके बाद करें डल झील, तो डल झील यह है भारत की मीठे पानी की झील है। ठीक है, भारत में मीठे पानी की झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर कोष्टक में श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर में ये है झील। ठीक है, डल झील यह मीठे पानी की झील है, जो कि श्रीनगर में है। ठीक है, फिर है लोकटक झील, तो लोकटक झील यह है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, लोकटक झील जो कि मणिपुर में है। ठीक है, और इस पर एक तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है। ठीक है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है इस पर। ठीक है, जिसका नाम है केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इस पर ये एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, फिर बात करें सांभर झील, तो सांभर झील ये है भारत की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। ठीक है, खारे पानी की झील है। ठीक है, सांबा झील जो कि राजस्थान में है। ओके, तो याद रखिएगा कौन सी झील कहाँ स्थित है और कौन से पानी की है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, उड़ीसा, झारखंड, मिजोरम, राजस्थान। तो कर्क रेखा ये भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो सबसे पहले हम बात करके कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है, और उसको याद करने की एक ट्रिक है, तो आप उसे ट्रिक के जरिए कीजिएगा ताकि आपसे अच्छे से बन जाए। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है, तो इसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। ठीक है,
मी से मिजोरम, ठीक है, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, ठीक है, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, ठीक है, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, ठीक है। तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती कर्क रेखा, ठीक है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती कर्क रेखा। तो हम चेक करेंगे ऑप्शन में उड़ीसा, झारखंड, मिजोरम, राजस्थान। तो ये किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? उड़ीसा से। राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती, ठीक है। तो ये ट्रिक के जरिए आप याद करिएगा कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, और ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बुद्ध ने डैश पर एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर या उज्जैन। तो बुद्ध ने डैश पर एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और अभी इस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बोधि वृक्ष के नाम से इसे जाना जाता है, जहां पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को, ठीक है, ठीक है। बुद्ध, ठीक, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अब हम बात करें इनके पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, शुद्धोधन जो कि शाक्य वंश के थे, ठीक है, शाक्य वंश से। फिर इनकी माता का नाम, तो इनकी माता का नाम था महामाया जो कि कोलिया वंश से थी, ठीक है। फिर इनकी सौतेली माँ, इनकी सौतेली माँ का नाम, तो इनकी सौतेली माँ का नाम था महाप्रजापति गौतमी, ठीक है, महाप्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माँ का नाम था, ठीक है। फिर गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, और उनके पुत्र का नाम, ठीक है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम, तो उनके पुत्र का नाम था राहुल, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्वेश्चन पूछी जाती है कि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, पिता का नाम, सौतेली माँ का, पत्नी का, बेटे का, ठीक है। तो ये सभी चीजें पूछी जाती है, तो इसलिए याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन्हें अच्छे से नोट कीजिएगा। फिर हम बात करें गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है। फिर सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है, पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। और कुशीनगर में इन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुए थे, ठीक है, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुए थे इन्हें कुशीनगर में, ठीक है, गौतम बुद्ध को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? बारापानी, बुलर, भीमताल या लोकटक। तो इनमें से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो मीठे पानी की झील है तो ये है बुलर झील। राइट आंसर ऑप्शन बी, बुलर झील। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में यह स्थित है। फिर बात करें बारापानी झील, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये है मेघालय में। भीमताल, तो ये है उत्तराखंड में। और लोकटक, तो ये है मणिपुर में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का तोता के नाम से प्रसिद्ध था? अमीर खुसरो, लता मंगेशकर, पंडित रविशंकर या कालिदास। तो भारत का तोता, ठीक है, यानी कि तूतीय हिंद के नाम से प्रसिद्ध था, तो ये था अमीर खुसरो। राइट आंसर ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। लता मंगेशकर ये किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है स्वर कोकिला के नाम से, ठीक है, स्वर कोकिला के नाम से यह प्रसिद्ध है। कालिदास, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने अकबर के शासनकाल का इतिहास अकबरनामा शीर्षक से लिखा था?
मियां तानसेन, टोडरमल, राजा बीरबल या अबुल फजल। तो किसने अकबर के शासनकाल का इतिहास अकबरनामा शीर्षक से लिखा था? तो यह लिखा था अबुल फजल ने। राइट आंसर ऑप्शन डी अबुल फजल, और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, बीरबल ये भी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, टोडरमल भी, मियां तानसेन भी। ठीक है, ये चारों लोग अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ओके, चलिए नेक्स्ट है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 6.5, 5.8, 10 या 7.4? तो मानव रक्त का पीएच ये होता है 7.4। राइट आंसर ऑप्शन डी 7.4। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को डैश अनुसूची में शामिल किया गया था? 8वीं, 6वीं, 5वीं, 7वीं? तो भारतीय संविधान 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को, ठीक है, ये 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन है 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नर्तक उड़ीसी नृत्य संबंधित है? शोभना नारायण, बिरजू महाराज, सुजाता महापात्र या रुक्मणी देवी? तो इनमें से कौन सा नर्तक उड़ीसी नृत्य से संबंधित है? तो उड़ीसी नृत्य से संबंधित है सुजाता महापात्रा। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी, जापान, स्पेन या आयरलैंड? ठीक है, तो भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। राइट आंसर ऑप्शन डी आयरलैंड। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर डैश है? पुनीता अरोड़ा, दिव्याजीत कुमार, अभिलाषा बराक या प्रिया सेमबाल? तो भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर, ठीक है, तो ये थी अभिलाषा बराक। राइट आंसर ऑप्शन सी अभिलाषा बराक। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? 1999, 2011, 1995 या 2002? तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना तो ये हुई थी 1999 में। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, 281 एंड बियॉन्ड किस दिग्गज क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो 281 एंड बियॉन्ड ये किस दिग्गज क्रिकेटर की आत्मकथा है? कपिल देव, बीबीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, अजिंक्य रहाणे? तो यह 281 एंड बियॉन्ड, ठीक है, यह आत्मकथा है बीबीएस लक्ष्मण की। राइट आंसर ऑप्शन बी बीबीएस लक्ष्मण। ठीक है, कपिल देव की आत्मकथा कौन सी है? तो इनकी है स्ट्रेट स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, सौरव गांगुली की, तो सौरव गांगुली की इनकी है आ सेंचुरी इज नॉट इनफ। ओके, यह है सौरभ गांगुली की आत्मकथा। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1951, 1955, 1959 या 1964 में? तो भारत में नागरिकता अधिनियम यह पारित किया गया था 1955 में। राइट आंसर ऑप्शन बी 1955। ओके, नेक्स्ट है, डैश यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित कर दिया? रॉलेट एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम या पिट्स इंडिया एक्ट? तो ये था भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित कर दिया। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज डैश के कथक प्रसिद्ध डैश के एक प्रसिद्ध नर्तक थे? भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथक या सत्रिया? तो बिरजू महाराज ये कथक के, ठीक है, कथक के प्रसिद्ध नर्तक है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मवेशियों जैसे रोमंथी जंतुओं में डैश में उपस्थित जीवाणु सेल्यूलोज के पाचन में सहायता करता है? रूमेन, ग्रासिका, छोटी आंत या बड़ी आंत? तो मवेशियों जैसे रोमंथी जंतुओं में, ठीक है, रूमेन। राइट आंसर ऑप्शन है रूमेन, यानी कि प्रथम आमाशय में उपस्थित जीवाणु सेल्यूलोज के पाचन में सहायता करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है,
किस संस्था ने 50 प्रतिष्ठित भारतीय विरासत वस्तुओं की सूची जारी की? कपड़ा मंत्रालय, नीति आयोग, संस्कृति मंत्रालय या यूनेस्को? तो किस संस्थान ने 50 प्रतिष्ठित भारतीय विरासत वस्तुओं की सूची जारी की? तो ये की है यूनेस्को ने। राइट आंसर ऑप्शन डी, यूनेस्को। नेक्स्ट है MS वर्ड 365 में एक नई फाइल खोलने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Alt+O, Alt+N, Alt+O या Control+O या Control+N? तो MS वर्ड 365 में एक नई फाइल खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है Control+N यानी कि न्यू। ओके, चलिए नेक्स्ट है सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? कुचिपुड़ी और सत्रिया, भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी और कथक, मणिपुरी और कुचिपुड़ी। तो सोनल मानसिंह ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? यह संबंधित है भरतनाट्यम और ओडिसी से। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एक सफल भारतीय बिजनेस टाइकून और रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक कौन थे? धीरूभाई अंबानी, अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी या आकाश अंबानी? तो एक सफल भारतीय बिजनेस टाइकून और रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक ये थे धीरूभाई अंबानी। राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ओके, नेक्स्ट है नासिक को भारत की डैश राजधानी के रूप में भी जाना जाता है? शराब, सोना, संतरा या कपास? तो नासिक को भारत की शराब राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, शराब। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु में स्थित है? सूर्य मंदिर, कैलाश मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर या जगन्नाथ मंदिर? तो वह मंदिर जो तमिलनाडु में स्थित है वो है सूर्य मंदिर। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 में निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की थी? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग? तो भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 ने किस आयोग की स्थापना की? तो ये की थी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने अचानक असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जब डैश में किसानों की भीड़ ने चोरी चोरा में एक पुलिस थाने को आग लगा दी। जून 1922, फरवरी 1922, फरवरी 1922, दिसंबर 1922, अप्रैल 1922। तो महात्मा गांधी ने अचानक असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जब फरवरी 1922 में, ठीक है, किसानों की भीड़ ने चोरी चोरा में एक पुलिस थाने को आग के हवाले कर दिया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है भारत के सबसे उत्तर से दक्षिण छोर तक भारत का विस्तार कितना है? 4109 किलोमीटर, 2914 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर या 3785 किलोमीटर? तो भारत के सबसे उत्तर से दक्षिण छोर तक भारत का विस्तार है 3214 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर था? ओपेरा, सफारी, मोज़ेक या क्रोम? तो नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर था मोज़ेक। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मांग का नियम कहता है कि डैश के बीच नकारात्मक संबंध होता है? किसी वस्तु की मांग और उसकी आपूर्ति, किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत, किसी वस्तु और इसकी कीमत पर कर, किसी वस्तु की आपूर्ति और उसकी कीमत। ठीक है, तो मांग का नियम कहता है कि किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच नकारात्मक संबंध होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।